नमस्कार। संधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कविता के बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि से लेकर भले वो नाट्य के बारे में कहते हों, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो से लेकर के कविता की परिभाषा, कविता क्या है, कविता के प्रयोजन और कविता लिखने के पीछे के जो कारण हैं उनकी चर्चा होती आई है। कालांतर में फिर बिंब, प्रतिबिंब, अलंकार, कल्पना आदि की भी चर्चा होती रही है। इस कड़ी के रूप में हमारे सामने पाश्चात्य आलोचक वर्ड्सवर्थ आते हैं। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संबंध में क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ दे रहे हैं राजित यादव। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की कविताओं के बारे में ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि वो एक कवि थे और एक कवि को आलोचक बनना पड़ा, तो उसके पीछे कारण क्या है। किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। तो हम स्लाइड देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का हम जन्म देखेंगे। 1770 में जन्मे। आगे की स्लाइड में कि उसके पीछे कारण क्या है वो जानेंगे। वर्ड्सवर्थ का जो जन्म स्थान है वो कोकर माउथ। अब सबसे पहले ये देखिए कि ये ऐसी सिचुएशन कैसे उत्पन्न हुई कि उसको ये करना पड़ा। सबसे पहले 9 अभिजातीय कविताओं के विरोध में हुआ। तो ऐसा क्या था उसमें, 9 अभिजातीय कविताओं में ऐसी क्या थी। तो सबसे पहली जो बात थी वो थी उनकी कृत्रिमता और अस्वाभाविकता। मतलब वो लोग की कविताओं में कृत्रिम वस्तुएं ज़्यादा होती थी, आर्टिफिशियल वस्तुएं बहुत होती, अस्वाभाविक लगने वाली वस्तुएं ज़्यादा होती थी। दूसरी बात ये थी कि सीमित विषय वस्तु होते थे। सीमित मतलब जैसे लंदन से जुड़े हुए, इर्द गिर्द शहरों से जुड़े हुए विषय वस्तु होते थे। शहरी जीवन में फैशन परस्त लोग, उच्च वर्ग के लोग, जो युवक युवतियाँ थे, स्वामी स्वामिनियाँ थीं, इन सब से मिली जुली, इन सबको लेकर के कविताओं का चयन होता था। और चौथी बात जो थी वो प्रकृति एवं ग्राम्य पात्रों के प्रति उदासीनता थी। वो लोग प्रकृति और ग्राम्य पात्रों को की अवहेलना करते थे। ये सारी चीज़ें जो थी, वर्ड्सवर्थ के मित्रों ने कहा कि भाई आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो तब उन्होंने इसके विरोध में लिखा और कविता का उन्होंने फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में उन्हें परिभाषा दिया कि कविता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कविता क्या होनी चाहिए वर्ड्सवर्थ की भाषा में हम जानें। तो जैसे पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा, अर्थात कविता शक्तिशाली भावों का सहज तीव्र प्रवाह है या शांत अवस्था में संकलित मनोभाव से उत्पन्न होती है। मनोभाव पर तब तक मनन होता रहता है जब तक प्रतिक्रियाओं के समूह के द्वारा शांत वातावरण लुप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार एक भाव मनन के विषय का सहोदर उत्पन्न होने लगता है और मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है और ये काव्य का स्वरूप धारण कर लेता है। अब सबसे पहले जो है कि कविता में जो है, कविता शक्तिशाली भावों का सहज तीव्र प्रवाह है। तो ये क्या है। तो इसके पहले सबसे पहले कवि जो होता है वो किसी घटना या किसी पात्र या किसी विषय की ओर ध्यान देता है। उसको सबसे पहले नज़र वो पड़ती है, वो उसको देखता है, उसके मन में एक मनोवेग जन्म लेता है। और वो भी मनोवेग कैसा होता है, सहज तीव्र वाला होता है। तो उसका अवलोकन करता है। दूसरी बात है, वही चीज़ शांत अवस्था में जानी चाहिए। जैसे इस स्थिति में मनोवेग पर मनन चिंतन होता रहता है और फिर
कुछ अंतराल, अब ये अंतराल के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, लेकिन अंतराल यानी कितना अंतराल होना चाहिए ऐसा कुछ नक्की नहीं है। कभी यहाँ तक कहता है कि अंतराल 10 वर्ष का भी हो सकता है। इस प्रकार इसका असर होता है। समय बीतते बीतते उसमें एक अनुभूति या चेतना में इतना गहरा डूब, उसकी अनुभूति जो है वो चेतना में इतनी गहराई में डूब जाती है कि पता नहीं चलता है, और इस प्रकार उसके अस्तित्व से ऐसे मिल जाता है जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं। और बाद में इसके बाद का तीसरा जो स्टेप है वो छानने और छनने की प्रक्रिया है। मतलब जो पहला उसका मनोभाव होता है वो जिस अवस्था में होता, अब उसमें जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं और अब वो शुद्ध रूप में आती हैं। तो उसके बाद वो उसके मस्तिष्क पे इतना असर करता है कि वो उसको पुनर्जीवित कर देता है। इस प्रकार कविता का उसने सही मूल्यांकन किया है, और क्योंकि वो नेचर में मानता था, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को, अपनी परिभाषाओं को, जैसे कि हम जानते हैं कि कवि जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी मशहूर है कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में उसका जन्म हुआ था, उसके पास वो कविता लिखता था। तो हम लेक डिस्ट्रिक्ट का दृश्य भी देखेंगे कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्या था कि जो इतना प्रभावित करता था। तो आगे जैसे हमने देखा कि पोइट्री जो है वो ओवरफ्लो, अर्थात सहज प्रवाह, लेकिन कैसा, अति तीव्र। तो ये कविता की परिभाषा हुई। आगे डॉक्टर साहब। जी हाँ, इसके बाद की जो बात बनती है, जब वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते हैं कि कविता एक तरह से अपने देखें तो क्या है, तो शांत क्षणों में इसको हम सहज ढंग से बात करना चाहें तो जैसे कोई पशु है और वो चारा खा लेता है, चारा खाते हुए वो उसका पाचन तंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो जुगाली करता है, और जुगाली करने की जो बात आती है वो कविता पर भी लागू होती है। सोचने पर कुछ कवि ऐसे होते हैं कि तुरंत ही किसी दृश्य को देखा और काव्य कह दिया, कविता कर दी। ऐसे कवि आशु कवि कहलाते हैं। आशु कवि का अपना विशिष्ट महत्व है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसी कविताएं जैसे कि कुंभ की त्रासदी हुई थी, और त्रिलोचन कवि जो प्रगतिशील कवि हैं वर्षों वर्षों बाद उस पर कविता लिखते हैं। यानी उस दृश्य को देखकर वो पूरा पचा जाते हैं और उस समय वो भाव शून्य हो जाते हैं, और भाव शून्य होने के बाद में उनके मन में जो प्रतिक्रिया होती है शांति के क्षणों में जब सोचते हैं, जब और उसके बाद जो कविता लिखते हैं वो महान कविता साबित होती है। तो ये बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, मेरी कविताओं में यदि भावोत्तेजना के साथ उद्देश्य नहीं है तो मैं कवि कहलाने का अधिकारी नहीं हूँ। यहाँ पहली बात स्पष्ट जाती है कि मेरी कविताओं में यदि भावोत्तेजना के साथ उद्देश्य नहीं, यानी कविता का प्रमुख एक उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ भावोत्तेजना नहीं है। भावोत्तेजना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं है तो कवि नहीं है। दूसरी बात आती है, कविता मानव प्रकृति की सुरक्षा चट्टान होती है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। वास्तव में यह उनका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है। देखें तो कविता हमें किस तरह गलत कार्य करने से बचाती है। जब कोई मनुष्य कुछ भी सोचे बिना काम करता है तो बहुत कुछ संभव है कि वो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले ले, लेकिन कविता ऐसा करने से रोकती है। कब रोकती है? जब वो शांति के क्षणों में पुनर्सृजन की हुई कविता होगी तब। अन्यथा आशु कविता होगी, जल्दबाजी में कविता होगी, तो उसमें भाव और बोध दोनों जल्दबाजी में आएंगे और वो पाठक पर और स्वयं कवि पर अच्छे प्रभाव नहीं डालेंगे। चौथी बात जो आती है, कवि को वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों आदि का इंद्रिय बोध होता है। उस समय वे अदृश्य हो जाती हैं, किंतु बाद में शांति के क्षणों में स्मरण करता है और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कविता जन्म लेती है। जैसे कि चर्चा में अभी हमने कहा कि वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं और स्थितियां हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो घटना आज बनी है कभी उस पर आज ही कविता लिखें, जो वस्तु उसने आज ही देखी है उस पर आज ही कविता लिखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वर्षों के बाद
जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि त्रिलोचन वर्षों के बाद महाकुंभ की त्रासदी पर कविताएं सोनेट लिखते हैं। तो तुरंत लिखने वाली कविता और इस तरह वर्षों के बाद या समयांतर पर लिखी गई कविता, उसमें फ़र्क ये होता है कि शांति के क्षणों में जब कवि सोचता है, उसके अंदर से जो निकलता आवाज़ आती है या उसकी जो सोच निखरती है, वो कविता बनती है। इसके बाद हम एक अगली कड़ी में चलते हैं तो काव्य प्रयोजन की बात आती है। काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण की भूमिका में कहते हैं। लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहला संस्करण जब निकला लिरिकल बैलेड्स का, तब उस पर काफ़ी आक्षेप लगाए गए थे और उन आक्षेपों का खंडन भी वर्ड्सवर्थ ने इसमें किया है। साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना, मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में प्रस्तुत करना, साथ ही साथ उन पर कल्पना का ऐसा रंग चढ़ाना जिसके द्वारा साधारण वस्तुएं अपने असाधारण रूप में मन के सम्मुख प्रत्यक्ष हो सकें। यहाँ पर 3 बातें स्पष्ट हैं। एक तो साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना, जैसा कि अभी मित्र राजित भाई ने कहा था कि नवशास्त्रवादी जो है कविता, वे लोग सीधे गांव से जुड़ी हुई बातों को नहीं लेते थे, वे शहरी जीवन से जुड़े हुए थे। थोड़ा हम और पीछे जाएं तो सिसरो एक बहुत बड़े वक्ता हैं और सिसरो ने वक्ताओं के लिए, खास करके कवि के लिए बात नहीं कही, लेकिन वो महान वक्ता थे और वक्ताओं के लिए 3 कोटि की जो श्रेणियाँ बनाई थी, निम्न कोटि की, मध्यम कोटि की और उच्च कोटि यानी भव्य कोटि की। तो सिसरो जब कहते हैं कि निम्न कोटि में क्या है, तो किसी को अपनी बात मनवा देना यानी अपनी बात को प्रमाणित कर देना। मध्यम कोटि की जब बात करते हैं तो श्रोताओं को प्रसन्न कर देना, श्रोता खुश हो जाए, तालियां बजा दें, इतिश्री। और अंतिम जो बात वो कहते हैं कि उच्च कोटि यानी भव्य, यानी श्रोता अभिभूत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तन मन उसका नाच उठे। तो ये जब देखते हैं कि यहाँ पर कविता के संदर्भ में सिसरो को लें तो नवजात अभिजात्यवादी जो कविता है उसमें कहीं भी आप देखें तो निम्न कोटि की बात नहीं आती है। वो ऐसा मानते हैं कि सामान्य बोलचाल की जो भाषा है या सामान्य वाक्य जो हम प्रयोग करते हैं वो अपनी मनोहरता खो बैठे हुए हैं, और ऐसे समय में यानी जिन शब्दों को हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं, अगर उसी भाषा में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखी जाए तो कविता नहीं बनती है। फिर इसके साथ जॉनसन की भी बात हम रखें तो वो कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली और इस तरह के शब्दों का जो तकनीकी शब्द हैं उनका प्रयोग कविता में नहीं करना चाहिए। माना कि लक्षणा, शब्द शक्ति आदि के संदर्भ में देखें तो उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एकदम प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जो नवशास्त्रवादी हैं वो ये मानते हैं कि निम्न कोटि के शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या तकनीकी शब्दावलियों या पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग काव्य भाषा में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समय में वो ग्रामीण पात्रों का भी चयन नहीं कर, क्योंकि ग्रामीण पात्र तो भाषा वही प्रयोग करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि निराला आते हैं तो उनका पात्र आएगा महंगू आएगा या प्रेमचंद आएंगे उनका पात्र होरी आएगा, या त्रिलोचन आएंगे उनका पात्र चंपा आएगी। तो ये लोग ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ बोली, भाषा, रहन सहन, ये सब पूरा ढर्रा जो है ग्रामीण नज़र आता है। तो इन बातों से नवशास्त्रवादी बहुत कुछ बचते रहे हैं या उसका विरोध करते, खुल कर के विरोध करते रहे। तो इनको अवॉइड करने के लिए इनका विरोध करते हुए वर्ड्सवर्थ दिखते हैं और कहते हैं साधारण जीवन से घटनाओं में स्थितियों का चयन करना आवश्यक है। दूसरी बात आती मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में प्रस्तुत करना। मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में प्रस्तुत करना। कविता में हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध कविता निराला की है, अबे सुनबे गुलाब। अब देखिए कि निराला जिस काव्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पूरी सोच विचार के साथ कर रहे हैं, क्योंकि निराला कर रहे हैं, ये जो भाषा है अबे सुनबे गुलाब,
ये हम उसमें भी जाएं कि अभिजात्यवादी समाज के विरुद्ध ये सारी बातें आती हैं, लेकिन ये जो भाषा निकलती, ये जो बोली निकलती है, आप देखेंगे कि उसमें कहीं भी कोई मुलम्मा नहीं है, वास्तविक रूप है। आम आदमी जब बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेगा तो वो संस्कृत या तत्सम शब्दावली या बनी ठनी हुई कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता है, वो मुँह से जो निकलता है। इसीलिए काव्य प्रयोजन की जो बात आती है उसमें ये मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा की जो बात आती है, तो लिरिकल बैलेट्स के दूसरे संस्करण में काव्य भाषा में जाकर के वर्ड्सवर्थ ये सुधार करते हैं कि चुनी हुई भाषा होनी चाहिए। यानी पहले जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ सुधार करते हुए कहते हैं कि ये भाषा का चयनित रूप होना चाहिए, यानी गड़रिया या इस तरह के आम आदमी जो हैं दैनिक बोलचाल में जो प्रयोग करते हैं उसमें से चुना हुआ रूप हमें रखना है, यानी ज्यों का त्यों नहीं रख देना है। एक तरह से आप देखें तो प्योरीफाई की, ट्रिपल रिफाइंड की बात वर्ड्सवर्थ रखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कल्पना का रंग उस पर चढ़ा होना चाहिए। तो कल्पना का जो ऐसा रंग चढ़ना चाहिए जिसके द्वारा साधारण वस्तुएं अपने असाधारण रूप में प्रस्तुत हों। तो साधारण वस्तुएं भी असाधारण सी लगें। आप कल्पना के संदर्भ में पंत को ले सकते हैं, और पंत की जो कविताएं आती हैं आप देखते हैं, प्रसाद को ले सकते हैं। प्रसाद की जो कविताएं आती हैं उसमें वास्तव में कल्पना का रंग चढ़ा हुआ दिखता है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। अब ये बाल विहंगनी शब्द का प्रयोग ये एक उनकी कल्पना की सोच ही है। या जब श्रद्धा और ईड़ा और मनु के बारे में जो प्रसाद सोचते हैं और कामायनी की रचना करते हुए जो कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, या आकाशदीप की चंपा का निर्माण करते हैं प्रसाद जी, तब आप देखिए कल्पना वास्तविकता के बिल्कुल करीब कैसे पहुंच जाती है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। ये एक त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। इसमें कुछ काव्यांश ही लिए हैं, पूरी कविता हमने छोड़ दी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैंने कहा